नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो पेशेंट्स हैं जिनको पहले से अस्थमा है, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और वो कैसे प्रेगनेंसी के दौरान अपने अस्थमा के सिम्पटम्स को मैनेज करके चल सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स में सांस की नली में सिकुड़न आने की वजह से सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं खांसी बने रहता है, वीजिंग बने रहता है। उसी प्रकार जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में ये जो सिम्टम है, जो सांस में लेने में दिक्कत होती है, ये एक फिजियोलॉजिकल सिम्टम माना जाता है। यानी कि अगर कोई भी फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है और वो अस्थमैटिक नहीं है, तो उनको भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एक बच्चा जब माँ के फीटस में ग्रो कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं फीटस का साइज जब बढ़ता है तो वो डायफ्राम पे एक प्रेशर डालता है, और डायफ्राम पे जब प्रेशर डलता है तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को सांस में लेने में जो तकलीफ है वो देखने को मिलती है। ये जो सिम्टम है यूजुअली हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। वहीं पर अब अगर कोई भी फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है और पहले से अस्थमैटिक है, तो यहाँ पे उनकी ये जो तकलीफ है ये थोड़ी बढ़ सकती है। तो हम पहले ये जानते हैं कि अस्थमा के दौरान प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या चीज़ें अनकॉमन हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान जो ज़्यादा तकलीफ होती है पेशेंट्स को, फीमेल्स को, वो होती है 29th वीक से लेके 37th वीक तक। ये होता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। इस ट्राइमेस्टर के दौरान जो फीटस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। फीटस का साइज़ जब बढ़ता है तो जो यूट्रस है वो भी बढ़ रहा होता है, और जो यूट्रस है वो हमारे डायफ्राम के ऊपर एक प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं उनको प्रॉपर्ली एक्सपैंड करने के लिए स्पेस नहीं मिलता और उनको सांस लेने में तकलीफ जो है वो बनी रहती है। दूसरा जो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं वो ये है कि जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसी पेशेंट जो कि प्रेग्नेंट है और अस्थमैटिक है, तो वो अपने बच्चे को डिलीवर करने के बाद 3 महीने के अंदर अपनी जो उनकी अस्थमा की जो स्टेट है, जो उनके सिम्टम्स का जो कंडीशन है, जो उसका इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले था। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो सिम्टम्स हैं वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के 3 महीने के बाद जो अस्थमा है वो अपना पहले वाला रूप ही ले लेता है। थर्ड पॉइंट इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी फीमेल को अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि उनको अस्थमा रहा है, तो उनको अपने फर्दर प्रेगनेंसीज़ में भी ये सेम प्रॉब्लम सेम इंटेंसिटी के साथ फेस करनी पड़ सकती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान अस्थमा का कोई भी जो ट्रिगर है जनरली वो नहीं देखा जाता। तो इस तरह की जो फीमेल्स हैं वो एक हेल्दी बच्चे को डिलीवर कर सकती हैं, और डिलीवरी के दौरान जो अस्थमा है वो पेशेंट्स को परेशान नहीं करता। अब यहाँ पर मैक्सिमम फीमेल्स का सवाल ये होता है कि अगर उनको अस्थमा है और वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनकी हेल्थ के ऊपर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनके बच्चे की हेल्थ पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अगर हम मदर के लिए बात करें तो मदर को प्री क्लेम्शिया डेवलप हो सकता है। प्री क्लेम्शिया के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से उनका जो बीपी है वो भी हायर साइड पे बना रह सकता है। इसी के साथ वो एक लो बर्थ वेट बेबी को भी डिलीवर कर सकती हैं। अब अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली फीटस की बात करें, बच्चे की बात करें, तो ऐसा होता है कि जब भी अस्थमा के पेशेंट्स में अस्थमैटिक अटैक ट्रिगर होता है, तो उनके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम हो जाता है, और जब भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो बच्चे को भी जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं फीटस का जो डेथ है, स्टिल बर्थ है, वो भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके अस्थमा के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उसका जो बर्थ वेट है वो बहुत कम हो सकता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एक प्रेग्नेंट फीमेल हैं जिनको प्रीवियसली हिस्ट्री रहा है कि उनको अस्थमा पहले भी अटैक जो है वो फ्रीक्वेंटली देखने को मिले हैं, तो जैसे ही वो कंसीव करें वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अपनी गायनेक को ये क्लियर कर दें कि उनको ये प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी अगर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन को हम टैकल नहीं करते तो वो आगे जाके थर्ड ट्राइमेस्टर तक या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, और जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी हो सकती है। साथ में यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो घबराती हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो दवा लेंगे वो कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान करेगा। इस तरह का जो परसेप्शन है वो मैक्सिमम फीमेल्स खुद ही से बना लेती हैं, या फिर हम अपने आसपास के लोगों में इस तरह की जो बातें सुनते हैं हम उन्हीं को मान लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर खा रहे हैं,
और उसके वजह से अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में हैं, तो यानी कि दवा के असर की वजह से आपका जो अस्थमा है वो कहीं न कहीं कंट्रोल चल रहा है। अब अगर आप दवा लेना छोड़ देंगे, दवा लेना बंद कर देंगे, तो यहाँ पे आपके सिम्टम्स ट्रिगर हो जाएँगे और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बच्चे की ग्रोथ है वो पूरी तरीके से हैम्पर हो सकती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवा ना खुद से शुरू करें, ना कोई भी दवा खुद से आप बंद करें। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। आपने उनको बताना है कि आपने कंसीव कर लिया है। उसके बाद आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपके सारे टेस्ट परफॉर्म करवाएँगे और फिर आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी जो दवाइयाँ हैं वो उसी प्रकार से चलाई जाएँगी और प्रेगनेंसी के दौरान अस्थमा की दवा लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वो दवाइयाँ बच्चे को नुकसान नहीं करती हैं। मेन ये है कि जो मदर है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर मदर को सिम्पटम्स नहीं हैं तो जो बच्चे की ग्रोथ है वो प्रॉपर होगी और आप एक हेल्दी बच्चे को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।